गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में हम आपके साथ पढ़ेंगे विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। देखिए बेटा, मैं कुछ वाक्य बोलूँगी और उनमें क्या अंतर है ये आप समझ पाएंगे। जैसे कि रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। पहले वाक्य में मैंने रोको मत के बाद थोड़ा सा विराम लिया, मतलब थोड़ा सा रुकी मैं वहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर नोटिस कीजिएगा। रोको मत, जाने दो। सेकंड वाक्य देखिएगा, रुको मत, जाने दो। इसी तरह से एक और, रुको मत जाओ। रुको मत, जाओ। पहले वाक्य में आपने नोटिस किया होगा मैंने कहाँ पे विराम लिया, और इसी तरह से जो मैंने दूसरा वाक्य बोला, रुको मत जाओ। रुको मत, जाओ। तो आप समझे कि किस प्रकार इन वाक्यों में विराम के स्थान बदल जाने से अर्थ में कितनी भिन्नता आ गई। इसी से स्पष्ट होता है कि प्रभावशाली और उपयुक्त अभिव्यक्ति के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग कितना आवश्यक है। विराम शब्द का अर्थ है रुकना, ठहरना। ठीक है, जब हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं, और ये रुकना ही जो है क्या कहलाता है, विराम। तो देखिए, एक बार फिर बताऊंगी विराम का शाब्दिक अर्थ और उसकी परिभाषा। विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना, विश्राम करना। ठीक है, भाषा द्वारा जब हम अपने विचारों अथवा भावों को प्रकट करते हैं तब कोई विचार अथवा कोई अंश को व्यक्त करने के उपरांत हम थोड़ा रुकते हैं। इसी ठहराव अथवा रुकने को ही विराम कहते हैं। लेकिन जब उन्हीं विचारों को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तब उस ठहराव के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो देखिए, आपको पता चल गया विराम क्या है। विराम मतलब ठहराव। जब भी हम कुछ बोलते हैं और जैसे हमारा वाक्य कहीं पे हमें लगता है कि हमें थोड़ा पॉज लेना चाहिए, है ना, तो हम वहाँ लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉज जो है ये अपने भावों, बहुत सारे ऐसे बात जैसे मैंने आपको पहले ही सेंटेंस बताए हैं ना, तो किस प्रकार जहाँ हम पॉज लेते हैं सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो विराम को प्रकट करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए बेटा, जो हमारी ज़िंदगी है ना, अगर आप इमेजिन कीजिए हम अपनी जीवन जी रहे हैं और हम क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम बिना हम विराम लिए या रुके हम कंटिन्यूअसली काम करते रहें? क्या दिन भर जैसे हम काम करते हैं, क्या रात भर भी हम काम करते रहें? पॉसिबल है? नहीं है ना? इसी तरह से भाषा में भी ये जो विराम है, जो जो हमारी ज़िंदगी में जैसे होता है, जीवन में जैसे हम पॉज़ लेते हैं, विराम लेते हैं, वैसे भाषा में भी विराम जो है बहुत आवश्यक होता है। ठीक है? अब देखिए विराम चिन्ह के प्रकार। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक है, त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हास्यप्रद चिन्ह। ठीक है, तो ऐसे तो विराम चिन्ह जो हैं बहुत सारे हैं। ठीक है, बट हम आपके अकॉर्डिंगली, यानी आप 6 क्लास के सिलेबस में जितने दिए हैं हम आपको उतने ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले आपको बताते हैं अल्प विराम क्या होता है। ठीक है, अल्प विराम, देखिए अल्प का अर्थ क्या होता है? अल्प का अर्थ होता है बहुत थोड़ा। ठीक है, मतलब छोटा सा, एक नैनो सेकंड समझ लीजिए आप। अब अल्प विराम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे सुनिएगा ध्यान से। मैंने बोला सीता, गीता और लक्ष्मी, तो आपने देखा मैंने सीता के बाद थोड़ा सा पॉज लिया, मतलब थोड़ा सा मैं रुकी, है ना। इसी तरह से देखिएगा, अगर मैं एक और बोलूं, अ, मीरा, अंशु और चारू पढ़ रही हैं, तो मीरा के बाद मैंने थोड़ा सा पॉज लिया, है ना, बिल्कुल नैनो सेकंड का पॉज था। जैसे एक और,
ये सुंदर स्थल जो आप देख रहे हैं, यानी सुंदर स्थल के बाद में नैनो सेकंड का रुके, है ना? मतलब थोड़ा-सा रुकी। अल्प अल्प मतलब छोटा-सा रुकना, ठीक है? बहुत थोड़ा रुकना। तो ये सुंदर स्थल जो आप देख रहे हैं, बापू की समाधि है। ठीक है? ये इस तरह से आप समझे होंगे कि जो हमारा अल्प विराम है ना? हमने कैसे थोड़ा-सा विराम लिया। जैसे मैं बोलूँ, मीना तो पढ़ रही है, पर उसका भाई खेल रहा है। तो पढ़ रही है के बाद मैंने थोड़ा-सा क्या लिया? बिल्कुल, विराम लिया। तो इसको क्या कहते हैं? अल्प विराम। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी अर्धविराम। देखिए अर्धविराम जो है, जहाँ अल्प विराम की उपेक्षा कुछ ज़्यादा देर तक रुकना हो। अभी जो अल्प विराम पढ़ा है बिल्कुल नैनो सेकंड के लिए मैंने कहा था रुकना है ना? अब अर्धविराम जो है, अर्धविराम समझ लीजिए अल्प विराम से थोड़ा-सा ज़्यादा है, ठीक है? यानी थोड़ा-सा ज़्यादा जब हम रुकेंगे। जैसे सूर्योदय हो गया, अंधकार ना जाने कहाँ लुप्त हो गया। देखिए, सूर्योदय हो गया के बाद में थोड़ा ज़्यादा रुकी, है ना? सूर्योदय हो गया, अंधकार ना जाने कहाँ लुप्त हो गया। है ना? तो आप समझे होंगे, है ना? इसी तरह से देखिए, जैसे मैं बोलूँ फल कई प्रकार के होते हैं, जैसे आम, केला, संतरा, अमरूद, बेर, अंगूर, खरबूज आदि। है ना? ये आई होप कि आपको ये जो डिफरेंस है अल्प विराम का और अर्ध विराम का समझ आया होगा। इसी के साथ पूर्ण विराम। अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम लगभग जो है एक ही कैटेगरी में है, क्योंकि इनमें बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा पॉज़ होता है, ठीक है? और बस ये याद रखना है अल्प विराम में थोड़ा हम बिल्कुल नैनो सेकंड का लेते हैं, ठीक है? अर्ध विराम में हम थोड़ा-सा ज़्यादा लेते हैं, ठीक है? और पूर्ण विराम में हम पूरी तरह से रुक जाते हैं। और पूर्ण विराम है क्या? जहाँ वाक्य पूर्ण हो जाता है। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा होना, ठीक है? तो जहाँ वाक्य पूर्ण हो जाता है, वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है, ठीक है? जैसे मैं बोलूँ, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब मैं रुक गई ना, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। वह फूल तोड़ता है। मैं बिल्कुल आराम से रुक गई यहाँ पे, है ना? क्योंकि सेंटेंस क्या है? कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से मैं बोलूँ विवेक प्रतिदिन व्यायाम करता है। रुक गई ना, पूर्ण विराम यानी सेंटेंस खत्म और मैं रुक गई। चलिए बेटा, इसी के साथ अब जो नेक्स्ट है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न चिन्ह आपने देखा है ना कैसे हम लगाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किधर चले? है ना? तुम कहाँ रहते हो? फिर प्रश्न चिन्ह। है ना? ये तो सबसे ईज़ी, आपको पता भी है। बाहर कौन खड़ा है? तुम कहाँ जा रहे हो? हो के बाद मैंने क्या लगाया? प्रश्न चिन्ह। तो इस तरह से बेटा आई होप कि आपको प्रश्न चिन्ह जो है समझ आया होगा। इसके बाद विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक चिन्ह। देखिए बेटा, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द के बाद अथवा कभी-कभी ऐसे वाक्यांश या वाक्य के अंत में भी विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, जब भी कभी हर्ष मतलब खुशी, ठीक है, शौक मतलब दुख, भय, घृणा, आश्चर्य, इन भावों को जब प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल विस्मय आदि बोधक। जैसे हाय, वह बेचारा मारा गया, ठीक है ना? वाह, कितनी सुंदर गाड़ी है। आप समझ रहे हैं? हाय के बाद मैंने एक बड़ा-सा विस्मय आदि बोधक चिन्ह, एक लाइन खींची और उसके नीचे बिंदी लगाई, ठीक है? वो होता है विस्मय आदि बोधक का चिन्ह। अगर आप मेरी स्क्रीन इसमें देखेंगे पीपीटी में तो आपको पता चलेगा। इसके बाद अब हम आपको बताएँगे कोष्टक चिन्ह क्या होता है। देखिए बेटा, कोष्टक जब 2 ब्रैकेट्स, है ना? देखिए जैसे कि इसका प्रयोग जो है पद या शब्द, कोई भी वाक्य का अर्थ प्रकट करने हेतु किया जाता है। जैसे कोई सीरीज़ बताने के लिए क्रम, बोध या नाटंकी या एकांकी में अभिनय जो है के भावों को व्यक्त करने के लिए, है ना? जैसे और मैं अगर अधिक अधिक समझाने की कोशिश करूँ तो किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए या किसी वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने के लिए या कोई नाटक में पात्र की क्रिया आदि का चित्रण करने के लिए कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम ये मोस्टली जो कोष्टक चिन्ह होते हैं ना, नाटक जब नाटक आपने देखे ना, जब भी बहुत सारे डिफरेंट पात्र आपने